रजा फाउंडेशन के आज कविता कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित कवियों को बैठने के लिए बुला रहे हैं। श्री देवी प्रसाद मिश्र, सुश्री अर्चना लार्क, विहाग वैभव और श्री अदनान कफील दरवेश। यहाँ हमको देखकर आप लोगों को तनिक आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आकस्मिक रूप से अशोक जी को एक कार्यक्रम में शिरकत करना था, तो उन्होंने ये दायित्व हमें दिया और हमने उसको अपना धर्म मान के ये तय किया कि इसका निर्वाह करेंगे। जैसा कि आपको पता है, रजा फाउंडेशन कि यह श्रृंखला आज कविता पिछले 8 वर्षों से चल रही है। तो बीच में कोरोना संकट की वजह से इसका क्रम भंग हुआ और चाह के भी कुछ ना हो सका, लेकिन ऑनलाइन कविता पाठ के आयोजन होते रहे। और ये सिलसिला आगे भी चलेगा। हर 2 महीने पे ये श्रृंखला आयोजित होती है। आप देख रहे हैं कि यह इस श्रृंखला की 22वीं प्रस्तुति है और इसमें यह प्रयत्न किया गया है कि हिंदी की अनेक पीढ़ियों के कवि आपके समक्ष उपस्थित हों और अपने अपने ढंग से अपने अपने शिल्प में अपनी काव्यानुभूतियों की बनावट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों। आप सब इसके साक्षी हैं। हम उसमें कितना सफल हुए हैं, विफल हुए हैं, यह हमारी सोच का विषय नहीं है। इसी कड़ी में यह प्रस्तुति है और आपके समक्ष 4 महत्वपूर्ण कवि उपस्थित हैं। श्री देवी प्रसाद मिश्र, श्री विहाग वैभव, सुश्री अर्चना लार्क और श्री अदनान कफील दरवेश। यह सिर्फ संयोग की बात है, लेकिन ऐसा हुआ है तो वो ज़रूर कहा जाना चाहिए कि आप चारों कवि पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें प्रतापगढ़ है, इसमें बलिया है, इसमें जौनपुर है, इसमें सुल्तानपुर है और चारों कवियों का अपना अंदाज है लिखने का, अपनी अपनी काव्यानुभूति है, अपना शिल्प है और कविता को बरतने की अपनी दृष्टि है और चारों कवियों ने अपने अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अब हम इस प्रसंग में आगे कुछ न कहते हुए कविता पाठ का क्रम आरंभ करते हैं और हमने जो क्रम बना रखा है उसके हिसाब से जन्म वर्ष को हमने महत्वपूर्ण माना है। क्रमशः हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इस श्रृंखला में पहला नाम है विहाग वैभव का। विहाग वैभव का जन्म 1994 में हुआ जौनपुर में। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भारतीय लोकतंत्र और समकालीन हिंदी कविता पर शोध किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख तथा कविताएं प्रकाशित हैं। कविताओं का मराठी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, उर्दू तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित कवि विहाग की कविताएं अपने समय की यंत्रणाओं
अमानवीयताओं और व्यवस्था के तिलिस्म के विरुद्ध जागरण को संभव करती हैं, जिनके कहन का ढंग हमारी अनुभूतियों से एकमेव हो जाता है। बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया, बहुत दुर्गम है यहाँ से आगे संवेदनाओं के रास्ते। यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र, यहाँ से बदलती है कविता की भाषा। यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। विहाग बहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे याद आ रहा है यहाँ पे यदि अशोक जी होते, अशोक वाजपेयी जी, तो कहते कि खेल का नियम यह है कि 15 से 20 मिनट हर कवि को मिलता। अक्सर मुझे नहीं, खेल का नियम वही है। इसीलिए मैं सीधे कविताओं से शुरू करता हूँ। कुछ छोटी छोटी कविताएं। शैली। मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे मेरे कवि ने जी है भाषा। कोई भी एक शब्द उठाकर उसे सुंदर वाक्य में बदल दिया और ध्वनियों को बनाए रखा हमेशा अर्थवान, न्याय, समानता और प्रेम का पक्षधर। मनुष्य को उसकी प्राथमिकताओं से पहचानता हूँ। दूसरी, अचानक मिलता हूँ किसी से तो सोचता हूँ किस सदी किस पहर में देखा था इसे। अचानक मिलता हूँ किसी से तो सोचता हूँ किस सदी किस पहर में देखा था इसे। समय चेहरे पर नई लकीरें खींच देता है। नाम याद करने की कोशिश करता हूँ तो उस नाम से मिलने वाले सारे संभावित चेहरे गदर कर देते हैं। एक शब्द में नहीं अट पाता समूचा मनुष्य। नाम भूल जाता हूँ, चेहरे बदल जाते हैं। मैं मनुष्य को उसकी प्राथमिकताओं से पहचानता हूँ। सपने की मुश्किल। मेरे सपने में एक नाव थी। मेरे सपने में एक नाव थी जिस पर सवार होकर मैं तुम्हें भगा ले जाता था। मेरे सपने में एक नाव थी जिस पर सवार होकर मैं तुम्हें भगा ले जाता था। पर हर सपने की एक ही मुश्किल थी। किनारे लगने के पहले नींद टूट जाती थी, नाव डूब जाती थी। अगली कविता। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। और थोड़ी बड़ी बड़ी कविताएं हैं, तो इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। यहाँ से आगे अतिरिक्त नींद के स्वप्न में तितली का अमल ताश को न चूम पाने का कपासी दुख नहीं होना है। यहाँ से आगे महुआ के गंध से देश के विस्थापन का घाव भर लेना नामुमकिन होगा। यहाँ से आगे ठुमरी पर बजता पखावज सदियों दूर से आती मानुष चीख में बदल जाएगा। यहाँ से आगे कत्थक करते कमंडल से पांव मानुष लोहू में डूबने लगते हैं। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। यहाँ से आगे घिड़ा की आग में जली बस्तियां आएंगे। मध्यकालीन मर्द के मस्तिष्क के मवाद से मरी बच्चियां आएंगे। परिवार के कोल्हू में कच्ची तीसी सी पेड़ दी गई स्त्रियां आएंगी। बीमार मनुष्यता के लिए जंगल से सन्नाटे की औसत बटोरते हुए
पहाड़ों में जिंदा दफनाए गए मुंडा और टोपो आएंगे। अवर्णों की हड्डियां उनके लहू में घिसकर चंदन लगाने वाली संस्कृतियां आएंगी। मजलूमों का रक्त पीकर जवान हुई सभ्यताएं आएंगी। वध की भाषा में कत्ल की कथाएं आएंगी। यहाँ से आगे ऐसा बहुत कुछ आएगा जिससे निपटने के लिए यहाँ से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। यहाँ से आगे लाशों से पटे धर्मस्थलों के गर्भगृह में बर्बरता की करुणा से तर्क युद्ध लड़े जाएंगे। यहाँ से दुख नहीं, दुख के कारण आएंगे। यहाँ से आगे बहसों का अंधड़ आएगा। यहाँ से आगे पुनर्व्याख्याओं की लू चलेगी। जिनकी चेतना के गुणसूत्र अनुकूल नहीं है ऐसे मौसम के लिए, वे लौट जाएं। बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया, बहुत दुर्गम है यहाँ से आगे संवेदनाओं के रास्ते। यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र, यहाँ से बदलती है कविता की भाषा। यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। बहुत अच्छा। अगली कविता, और फिर एक दिन। क्या आपको वह कहानी याद है जिसमें एक मजदूर ने ख्वाब में राजा का मुकुट अपने सिर पर देखा था? वह भी सिर्फ इसलिए कि कभी उसने एक लड़की को रानी बनाने का वादा कर दिया था। लेकिन जब वह नींद से जगा तब उसका कटा हुआ सिर कस्बे के बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने के लिए रखा हुआ था। मैं जानता हूँ आपको नहीं याद है, क्योंकि ऐसी कोई कहानी कभी थी ही नहीं। पर यह सोचना एक साथ दिलचस्प और बेचैनी में डुबोकर मार देने वाला है कि जो कहानियां कभी नहीं हुई उनके पात्र आखिर कहाँ गए। मसलन एक नहीं हुई कहानी का पात्र जिसकी प्रेमिका को सभ्यता के बाजारू रस्मों से बांधकर मार दिया गया, वह इन दिनों कैसा जीवन जी रहा होगा, या जीवन उसे कैसे जी रहा होगा। क्या उसके सारे संतरास और रुलाइयां शब्दों तक पहुंच पा रहे होंगे। एक मल्लाह की वह नहीं हुई कहानी जिसमें उसकी बेटी और पत्नी और भाई एक साथ नदी में डूब गए थे और वह सिर्फ अपनी बेटी को बचा पाया था। एक को बचा लेने के संतोष को दो को न बचा पाने की पीड़ा ने चबा लिया, और फिर वह तीसरी लाश उस मल्लाह की उठी। मेरे पास ऐसी कई कहानियां हैं जो कभी हुई ही नहीं। मल्लाह और मजदूर, लाशें और कटा हुआ सिर, इन बातों का सिर्फ इतना ही मतलब है कि और फिर एक दिन नहीं हुई कहानियों के सभी पात्र अपने ही जीवन में सच होने लगते हैं। और फिर एक दिन नहीं हुई कहानियों के सभी पात्र अपने ही जीवन में सच होने लगते हैं। रंध्रें महसूस करने लगती हैं ग्रहों की हर चाल। सभी पीड़ाएं और संतरास और औपलाहटें जमा होने लगती हैं अपनी ही देह में। हड्डियों में इंतजार की चींटियों की चाल जीवन को हलाल करने में कोई कसर नहीं रखती। रुलाइयों का एक पूरा खानदान होता है। एक दुख के लिए रोना शुरू करिए तो आइसक्रीम की जिद करते हुए बच्चों की तरह और दुख कहने लगते हैं, मेरे लिए, मेरे लिए। मुझे माफ़ करें, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं एक नहीं हुई कहानी का वातावरण हूँ जिसमें नायिका की चुप चीखों का सन्नाटा गूंज रहा है। मैं एक नहीं हुई कहानी में अचानक से हुई बारिश से बुझ गया मसाल हूँ जिसके न होने से क्रांतिकारियों का एक दल दस्युओं से घिर गया है। मैं एक नहीं हुई कहानी का देशकाल हूँ जो अपने ही भूगोल में भटक गया है। दरअसल यह एक उस नहीं हुई कहानी की बात है जिसका मैं बस एक पात्र हूँ, जिसे कभी कोई लेखक नहीं मिल पाएगा, जिसे भाषा कभी नहीं कह पाएगी, जिसे आप कभी नहीं सुन पाएंगे। अगली कविता, अकेले दिन की अकेली शाम। अकेले दिन की अकेली शाम, चाकू की आवाज सी गिरती है आंखों में। अकेले दिन की अकेली शाम, चाकू की आवाज सी गिरती है आंखों में। बादलों से अपने शहर की स्मृतियों के गिरने के रूपक में नहीं अट पाती नई जगहों की यातनाएं।
बादलों से अपने शहर की स्मृतियों के गिरने के रूपक में नहीं अट पाती नई जगहों की यातनाएं। अकुलाहट के हाथों मारे गए इंसान की लाश अपनी आखिरी पुकार की ध्वनियों का पीछा करते हुए भटकती है और थक कर चांद को तरबूज की तरह दो टुकड़े में काट देने की इच्छा में खो जाती है। चुप्पियों से कहो शक्कर लाए, अकेले दिन की आईने सी अकेली शाम। एक पुकार लड़ती है एक चुप्पी से, मेरा चांद लड़ता है तुम्हारे चाकू से। तत्व संवाद, कहानी की जो 6 तत्व होते हैं उस संदर्भ में। इस कहानी में अभी कुछ ही देर में अवसाद की आग लगने वाली है। इस कहानी में अभी कुछ ही देर में अवसाद की आग लगने वाली है। तब तुम कहाँ जाओगे? दुख और खीज और संतरास में डूबे हुए उद्देश्य से शिल्प ने पूछा। उद्देश्य की आंखों में चिंता का आकाश उतर आया। देह से धूल झाड़ते हुए उठने के अभिनय से उसने उत्तर दिया, मेरे नायक के पास एक आदिम भाषा है जिसे वह बरतना भूल गया है, या अब उसे उसकी जरूरत नहीं। मैं नायक की आदिम भाषा में चला जाऊंगा। शिल्प ने उद्देश्य के प्रति चिंताजनक आश्चर्य जताया। क्या तुम अब तक इस लेखक को नहीं समझ पाए हो? क्या तुम नहीं जानते कि कहानी खत्म होने से पहले यह नायक को मार देगा? यह सच है कि इससे तुम्हारी आत्मा चोटिल हो सकती है और तुम्हारी जीभ पर फफोले आ सकते हैं, लेकिन क्या तुम जिंदा रहने की शर्त पर खलनायक के पास नहीं जा सकते? शिल्प के इस मध्यम वर्गीय सुझाव से उद्देश्य का चेहरा तमतमा गया। उसने समकालीन भाषा की जेब से एक बीड़ी निकाल ली और सुलगाते हुए बड़बड़ाने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझे खलनायक के पास जाने का मशविरा देते हुए। मैंने एक मामूली सपने के भरोसे पर अपनी उम्र गुजार दी। एक दिन सभी खलनायक मारे जाएंगे। खलनायकों के खिलाफ होने वाली कार्यवाहियों को सफल बनाने के लिए मैंने अपनी सांसों के सिक्के बेशर्त गिरवी रखे। युवा नायकों के लिए झंडे उठाए, नारे लगाए और उनके गद्दार निकल जाने पर वातावरण के कंधे पर सिर रखकर रोया हूँ। नायकों को दिए फूल खलनायकों पर थूक दिया। मेरी यह कोशिश रही कि लोग जानते रहें मैंने किससे की घृणा और किसके प्यार में आत्मा को किया न्यौछावर। देश काल उद्देश्य की इस आवेश से लगभग थरथरा रहा था। शिल्प ने झुककर माफी मांगी। वातावरण सहमी से चुप में बैठा रहा। कुछ देर चुप्पी ही नायक रही। तभी अचानक लेखक से सर्वाधिक परिचित संवाद की भाषा की आंखों में एक कातिल रोशनी उतर आई। संवाद ने त्रासद नेड़े की मुद्रा में अंतिम वाक्य कहे, वहां देखो दूर से आता हुआ वह। इस कहानी में अब कुछ ही देर में अवसाद की आग लगने वाली है। मुझे कहना ही पड़ेगा अलविदा, मगर ख्याल रहे जब चुप्पी नायक होगी तो लेखक तानाशाह होगा। भविष्य के चरित्र यह नहीं पूछेंगे कि यह आग भविष्य के चरित्र यह नहीं पूछेंगे कि यह आग कैसे लगी और देश काल राख से क्यों भर गया। लोग पूछेंगे तब आपका उद्देश्य अज्ञात क्यों था, तब आपकी भाषा भयभीत क्यों थी, तब आपका शिल्प सर्वनाक क्यों था। अंतिम करते हैं। बहुत मामूली सी चीजें चाही थी उन्होंने। मेरे पुरखों ने एक छत चाही थी। मेरे पुरखों ने एक छत चाही थी, धूप सर्द और बारिश से जो छिपा सके सिर। बच्चे जब थरथराते थे ठंड से तो पिता की आत्मा कटे पतंग सी कांपती हुई गिरने लगती थी पीड़ा के महासागर। खेत का इतना भर टुकड़ा चाहते थे वे कि मुट्ठी भर भूख की मक्तलनुमा हवेली पर बंधुआ हुए बगैर परिवार को जिंदा रखा जा सके और न्यूनतम आत्माभिमान का सौदा कर लाए गए अन्न से बच्चों की क्रूरतम मृत्यु को स्थगित किया जा सके। जबकि वे जानते थे
मनुष्य के नंगेपन के आगे देह का नंगापन कुछ भी नहीं। फिर भी बच्चों का, बेबी का तन ढक जाए कि सभ्यताएं बची रह जाएं नंगी होने से, इतना भर वस्त्र चाहा था मेरे पुरखों ने। कुछ एक थे जिसने इन सब से उबर कर एक देश चाहा था, कोड़ों से कत्ल हुए बगैर जिसे वे अपना कह सकें। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ शिशु खाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता सदियों दूर से गंधाती है मुझे। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ शिशु खाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता सदियों दूर से गंधाती है मुझे। मैं देखता हूं कि वहां अय्यास इतिहास के कोटरों में अकूत अनाज सड़कर बजबजा रहा है। सड़ी सभ्यता के संग्रहालय में रखी वह जड़ीदार शेरवानी मेरे पुरखों की हड्डियों से बनाई गई है। एक भूख सदियों से मेरा पीछा करती है, एक आदिम कराह सीने में सारंगी की तरह बजती रहती है। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेरी पीठ पर कोड़ों के 1000 निशान मिलेंगे। माँ कहती हैं जन्मजात है ये निशान। भूख भर अन्न, धूप भर छत, प्यास भर पानी, बहुत मामूली सी चीजें चाही थी मेरे पुरखों ने। पर घृणा के मवाद का खाद पाकर लहलहाती हुई तुम्हारी सभ्यता ने उन्हें भूख में डुबो कर मारा, पानी से बांध कर मारा, इतिहास की छत बनवाई और छत में चुनवा कर मारा। धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार की कविताओं ने किस तरह से हमारी आपकी आत्मा को झंकृत किया और अपनी सभ्यता के नग्न यथार्थ को दिखाया, आपने महसूस किया होगा। अब आज की शाम के हमारे दूसरे कवि हैं अदनान कफिल दरवेश। अदनान का जन्म 1994 में हुआ बलिया, उत्तर प्रदेश में। अदनान जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से हिंदी में शोध कार्य कर रहे हैं। अनुवाद, संपादन, फोटोग्राफी में विशेष रुचि रखने वाले अदनान की कविताएं प्रायः सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं तथा ब्लॉग्स पर प्रकाशित हुई हैं। इनकी कविताएं अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, मैथिली तथा उड़िया में भी अनुदित हुई हैं। इनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, रविशंकर उपाध्याय स्मृति पुरस्कार तथा वेणुगोपाल स्मृति कविता पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ठिठुरते लैंप पोस्ट शीर्षक इनका एक कविता संग्रह हाल ही प्रकाशित हुआ है जो चर्चा में है। अपने प्रतिबद्ध सामाजिकता के लिए चर्चित अदनान की कविताएं मनुष्यता के संकट और उसके भविष्य के प्रति चौकस निगहबानी करती हैं। इनमें हर तरह के छल को भेदने की तीक्ष्ण दृष्टि है तो प्रतिरोध की ज़रूरी हिकमत भी। मुश्किल दिनों में दिन और रात भी मुश्किल लगते हैं। दिन जैसे हंसता मालूम पड़ता है हमारी बदहाली पर, और रातें बदशक्ल चेहरे छुपाए बच्चों को डराकर ठहाके लगाती हैं। समय एक चुनौती की तरह दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता रहता है और हम कांपते हुए दुबके रहते हैं। अदनान काफिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बगैर किसी तमीज के मैं सीधे कविता पे गया था। पहली कविता का शीर्षक है मदफन। एक हिंदुस्तान था जो हृदय से चीत्कार की तरह उठकर आंखों में गर्म चुभती हवा की मानिंद लहरा रहा था। उस वक्त मैं अपनी ही विस्मृत गली में पुराने फटे कागज़ की मानिंद पुरानी जर्जर चौखटों से लिपटता
फड़फड़ा रहा था। इन सबके बीच उम्मीद का एक अदृश्य खून आलूद आंचल जिस्म पर आखिरी लिबास की तरह चिपक रहा था और एक दरवेश अपना फूटा कशकोल लिए अपना अंतिम गीत गाता फिर रहा था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब एक गर्म खंजर का पुराना पड़ चुका खोल भर था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब एक गर्म खंजर का पुराना पड़ चुका खोल भर था जो किसी दम हमारा ही सीना चाक कर सकता था, लेकिन कमर से लटकाए हम अब भी उस पर यकीन करने की जिद पर अड़े हुए थे। अब हिंदुस्तान एक अनोखा मदफन बन चुका था जिसमें हर रात मैं और मेरे जैसे तमाम लोग अपनी ही छोटी छोटी कब्रें खोद रहे थे। दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है महशर। बहुत पुराना है उनका दुख, बहुत पुराना है उनका दुख, पुरानी चादरों और पुराने कंबलों से भी पुराना, पुराने बर्तनों और पुराने पीपल के दरख्तों से भी पुराना, जर्जर कुओं, सूखे तालाबों, बंजर चारागाहों और खंडहर मकानों से भी पुराना, उजाड़ परित्यक्त रेल संपत्तियों से भी पुराना, पुराने जख्मों और पुरानी कथित अवैध कॉलोनियों से भी पुराना, रेत और बर्फ से भी प्राचीन है उनका दुख, धरती और समुद्र से भी पुराना, जितना पुराना है नमक उतना पुराना है उनका दुख, या उससे भी पुराना कि जितनी पुरानी है हिंसा। आप सोचते होंगे आखिर वे कौन लोग हैं जो धुएं की मानिंद उठते हैं और फैल जाते हैं, धूल की तरह उड़ते हैं और बैठ जाते हैं, राख की तरह झड़ते हैं और खो जाते हैं। आप जानना चाहते होंगे उनके नाम, उनके बाप दादाओं के नाम, उनकी जुबान और उनके मजहबों का नाम में है, लेकिन उनके डर अद्भुत रूप से समान है। वो दुनिया के सबसे पुराने मकीन हैं और सबसे पुराने महाजिर भी, उनके चेहरे भी मिलते जुलते से हैं। वे दुनिया के सबसे सताए हुए लोग हैं। वे अपने मोहल्लों और बस्तियों में भी विस्थापितों की सी जिंदगियां बसर करने पर मजबूर किए जाते हैं। उनके घरों को दंगों में सबसे पहले आग लगाया जाता है और सरकारी बुलडोजरों से सबसे पहले नीस्तो नाबूद किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा खटने वाले मेहनतकश लोग, सबसे कमज़ोर समझे जाने वाले लोग एक दिन उठेंगे और डटकर खड़े हो जाएंगे तमाम जालिम तानाशाही हुकूमतों के खिलाफ और अपने सारे दुखों का, पुराने दुखों का हिसाब मांगेंगे। एक दिन महशर यहीं से उठेगा, यहीं लगेगी सबसे बड़ी अदालत और होगा न्याय। आप मजलूम बस्तियां उजाड़ने वाले हुक्मरान लोग उस रोज़ किस खुदा को याद करेंगे। अगली कविता का शीर्षक है मुश्किल दिनों की तैयारी। मुश्किल दिनों में दिन और रात भी मुश्किल लगते हैं। दिन जैसे हंसता मालूम पड़ता है हमारी बदहाली पर, और रातें बदशक्ल चेहरे छुपाए बच्चों को डराकर ठहाके लगाती हैं। समय एक चुनौती की तरह दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता रहता है और हम कांपते हुए दुबके रहते हैं। उसकी जेबों में नुकीले चाकू छुपे रहते हैं। हम घुटन से भरे अपने कमरों से भागते हैं आंगन की तरफ और कत्लगाहों के मोड़ हमें खींच लेते हैं। मुश्किल दिनों में ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं हम या दहाड़े मार रोते हैं, लेकिन एक फ़र्क के साथ कि हम शामिल नहीं होते इन दोनों में। अक्सर ही एक पागलपन में नसें चिटकती हैं और लहू ठोस हो जाता है पत्थर की तरह, और पत्थर की तरह आंखों से झांकता है बार बार। मैं मुश्किल दिनों की तैयारी अभी से थोड़ा थोड़ा करने लगा हूँ, जैसे अपने आंसुओं को बचा कर रखने लगा हूँ, बच्चों के लिए मीठी लोरियाँ याद करने लगा हूँ और अपनी आँखों को बार बार जांचने लगा हूँ कि उन्हें नुकीले दांत और नाखून साफ साफ दिखाई देते हैं या नहीं। उन दिनों के लिए जब रोने, छिपने और लड़ने के सिवा और कोई काम बचेगा ही नहीं इस दुनिया में। साथियों, अगली कविता का शीर्षक है देवता। सपनों में उगती हैं तलवारें और तोपों के गर्म दहाने आँच देते हैं। मैं अपनी टूटी हुई टांग या फूटी हुई आंख के दुखड़े नहीं रोता, बल्कि वक्त की लगाम खींचकर ईड़ लगाता हूँ। कितनी ही लड़ाइयाँ जो पिछले ज़मानों में लड़ी गईं और जिनका जिक्र तारीखदानों ने भी नहीं किया, उनका शोर मेरे सपने में क्यों रिश्ता है। ये रेलगाड़ी नहीं जिसकी चेन खींचकर रोक सकूं, या वो टोटी नहीं जिसकी कान उमेट कर पानी बंद कर दूं, तो फिर ये क्या है जो मुसलसल चलता रहता है मेरे भीतर। मैं कितने हादसों के बोझ तले दबा हूँ, मैं कितनी हिजरतों और बंटवारों का गवाह हूँ। मेरी रूह पर कितने जख्मों के दाग हैं जो मैंने ही खाए हैं किन्हीं और ज़मानों में, किन्हीं और हथियारों से।
मैं एक ही वक्त हाकिम और मजलूम कैसे हो सकता हूँ? मैं एक ही वक्त कातिल और मकतूल कैसे हो सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम कि मैं टकसाल में सिक्के बना रहा हूँ, या कोयले की खदान से कोयले निकाल रहा हूँ, या शहर के फाटक पर दरबानी देता हुआ ऊँघ रहा हूँ। मैं इस बर्रे सग़ीर का सिसकता हुआ कौन सा राग हूँ मेरे मौला, जो दिल्ली और लाहौर और काबुल और मुल्तान और पेशावर और कराची और ढाके तक खिंचता है? मैं प्राचीन ऋषियों का शाप हूँ, या मोहनजोदड़ों की राख जो सदियों से उड़ रही है? या कि हूँ मैं अधूरी बंदिश किसी उस्ताद की, या किसी अजन्मे राग की पीड़ा? मैं कितने दुखों का मदावा चाहता हूँ? मैं किस रफूगर की खोई हुई सुई हूँ जो नदियों, पत्थरों और कराहों का पीछा करती है? मैं किसका पुत्र हूँ? किसकी हूँ मैं संतान? किसकी हूँ मैं अधगुनी चादर? किस कलाकार की हूँ मैं अधूरी रचना? मैं किस बर्बाद नगर का प्रेत हूँ? किस सूफी की अधूरी दुआ हूँ? मैं पत्थर के नगर का कौन सा पत्थर हूँ दरवेश? पत्थर के नगर का कौन सा पत्थर हूँ दरवेश? साथियों, अगली कविता है, इसका शीर्षक है घड़ी। सब इतना शांत, इतना स्थिर, इतना ठहरा। रात सिमटती है रात में, सितारे अपनी ही ओट में। जैसे अफसोस अफसोस के भीतर, इच्छाएं इच्छाओं के वर्तुल में। राख अस्थियों में, भाषा भाषा के कोण में। अंधेरा अंधेरे में, अपनी ही सांस वापस लौटती हुई। दुधलके में कहीं से निकलती है बिल्ली, किसी रेलिंग पर टहलती हुई, भंग करती हुई इस अपरिमित वैभव को। और घड़ी के हाथ में उसके पांव और नाखून, घड़ी की शक्ल में उसके खींचे से दांत। साथियों, अगली कविता का शीर्षक है बहुत सारी शराब। इस दुनिया की बेखबरी से निकलने के लिए मुझे बहुत सारी शराब चाहिए, बहुत सारी शराब। और बहुत सारे मिट्टी के प्याले, जिसमें छलकता बादे गुलफाम मैं रिंदों में तकसीम कर सकूं। मैं खारों, रिंदों, सरमस्त फ़कीरों, दीवानों, कहाँ हो तुम सब? किस जेल खाने में बंद अपनी जंजीरें पटक रहे हो? मैं अक्सों के अंधेरे जंगलों में घिरा हूँ। मुझे ज़मीन को ज़मीन और आसमान को आसमान कहने में भी शुभा होता है। मैं तुम्हारे चाँद को चाँद कैसे समझूं, जबकि ये किसी नए हथियार का अक्स हो सकता है। मैं समझौता परस्ती का कायल नहीं कि इस अक्सों की दुनिया को ही असल की दुनिया तस्लीम कर जीवित रह सकूं। मेरे अंदर अभी भी शराब की रोशनी है। मुझे साक़ी के हाथ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, न इस दुनिया की शराब पर। मुझे शराब नाब की खुशबू चाहिए। मुझे रिंदों, मैखारों, सरमस्त फ़कीरों और पागलों की तलाश है। साथियों, अंतिम कविता है, इसका शीर्षक है कब्र का पत्थर। जब माँ ने जन्म दिया, रेडियो पर बैनुल अक़वामी खबरों का वक्त था। सबने कहा समाचार सुनने ही आया है। वो दिन और आज का दिन, चाँद और सूरज पलट गए। गंगा में कितना पानी बह चुका। करघा चलता रहा, आवाज़ उठती रही। दिनों माहों साल बुने जाते रहे। हू का शोर बस्ती बस्ती चाटता रहा लहू। कहीं कुछ न बदला, बदले भी तो बस यातना देने के हथियार। जुल्म के हाथ और मजबूत होते रहे। इंसानों को इंसानों में ही पनाह न मिली। वो खबरें कहाँ सुनी गई जिनसे कानों को सुख मिलता। उफ, इस धरती से कितना कितना इश्क है मुझे। विदा होते होते कुछ शिकस्ता ख्वाब ही होंगे लगता है। कुछ अलिखित पांडुलिपियाँ, कुछ कर्ज की किस्तें, कुछ न भेजी गई अर्जियाँ सिफारिशें, और कुछ इत्र में बसे बोसीदा से ख़त, और जेब में कुछ ज़िद्दी सिक्के जो कभी खर्च ना हुए। मैं मरूं तो ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना अरब में, ना फ़ारस में, ना मॉस्को में, ना बर्लिन में, ना हिंदी में, ना उर्दू में, ना हिंदुओं में, ना मुसलमानों में। मैं मरूं तो अपनी माँ की बोली में मरूं, भोजपुरी में मरूं, और मेरी कब्र पर लिखे ये शब्द मिट्टी की उम्र पाएं। माटी का हो तोसक गद्दा कथरी और धुलाई हो। माटी का हो तोसक गद्दा कथरी और धुलाई हो। इन दरवे सुतल बाड़े हो, मटिया और रजाई हो। तर ताबर जिन धावा अतना कर लो थोड़ भलाई हो। माटी का ही देह बाबू, माटी मां मिल जाई हो।
धन्यवाद अदनान। अदनान की कविताओं में आपने हमारे बीच बांट दी गई इंसानियत की व्यथा कथा सुनी और उससे थोड़े बहुत हम और आप पीड़ित भी हुए। यह जज्बा बना रहे। हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण स्वर है जो अपने समय के नग्न यथार्थ को उसके समग्रता के साथ प्रस्तुत करता है। आज की संध्या की तीसरी प्रस्तुति सुश्री अर्चना लार्क के कविता पाठ की है। अर्चना का जन्म 1987 में हुआ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। इन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से एमफिल तथा पीएचडी की है। देश की सम्मानित पत्रिकाओं में इनकी कविताएं, आलेख और टिप्पणियां प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक साहित्यिक वेबसाइट्स में भी कविताओं का प्रकाशन हुआ है। नाटकों में अभिनय, लघु फिल्म मुहावरे में अभिनय के साथ समसामयिक मुद्दों पर आयोजित संगोष्ठियों में प्रतिभागिता सहित अनेक महत्वपूर्ण मंचों पर इन्होंने कविता का पाठ किया है। अर्चना की कविताओं में स्मृति, जीवन, मृत्यु, प्रेम, प्रतीक्षा आदि अन्यतम मानवीय भावों की गहनतम अनुभूति है। वे सहज संवाद की लय में हमें प्रश्नाकुल करती हैं और हमारे भीतर के अंधेरे को भेदती भी हैं। अंधेरे की पदचाप सुनी है कभी, महीन सी ध्वनि होती है जिसमें मिलन का उत्साह, पिछोह का क्रंदन, एक लंबी चुप्पी और गहरा रास्ता जो दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। अंधेरा कितना कुछ कहता है, पर क्या सब दर्ज हो पाता है? अर्चना। धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार। एक आशा भरी कविता से शुरुआत करूंगी। मृत्यु एक संदेश है, ये दुनिया नहीं रहेगी फिर भी बचे रहेंगे पुष्प। प्रेमी के कानों में गूंजने की अभिलाषा लिए, बच्चे की किलकारी की आस लिए, वर्षा की ओट में आंख मिचौली करते ओस के लिए। रिश्ते फरिश्ते सब छूट जाते हैं, लेकिन दूर देश से चिड़िया फड़फड़ाती है, पृथ्वी सांस भरती है, एक आशा बची रहती है। मृत्यु अंत नहीं सुगंधित फूल है, जो चारों ओर बिखरता जीवन की चिट्ठी लिए भ्रमणशील है। मृत्यु एक संदेश है। दूसरी कविता थोड़ी सी लंबी है। तथागत यहाँ सब मंगल है। तथागत माया ने जीवन घेर लिया है, युद्ध घृणा आरोप बढ़ता जा रहा है, रंग सिर्फ लाल दिख रहा है। हम जीवित नहीं अधमरे हैं, और वे मर चुके हैं जिनका जीवन नारे से अधिक निश्चित ही ना हो सका। हम शाश्वत हैं, मंत्रों का अध्ययन जारी है। तथागत चरित्र मर्यादा शुचिता पाठ्यक्रम में है, गुरुकुल खुल चुका है। जीवन जीते एकाएक अपनी कला की याद आ गई हमें। तथागत हमने मस्खरी को अपना लिया है, नित्य प्राचीन शब्द नवीनता पर है। हम खाप पंचायत सा जीवन लिए दरिंदों को शह देते, बात भी दुनिया बदलने की कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं आजाद हैं ना तथागत। सूतक का ग्रहण लग चुका है धरती पर, लाश पर पांव रखता सपूत जागरण है। नींद कम चाय ज्यादा चर्चाए खास है, माँ का घाव नासूर बन गया है। हमने अपनी माँ को खरीद लिया है, हम धनवान हो गए हैं तथागत। कितने संवेदनशील थे उस काल में, कितने मनुष्य विरोधी, ये बताने की बात कहाँ बचती है तथागत।
जीभ पर उफनते जानवर दिमाग की मछलियों को खा जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं, जीवन के बचाव में समुद्र का नमक कम पड़ गया है। सच तो ये है कि हमारे नाव की पतवार खो गई है तथागत। हमारा रुदन हमारी पहचान बनती जा रही है, क्रूरता ब्रह्मांड को चीर रही है, लेकिन वर्चस्व हमारा कायम हो चुका है तथागत। तथागत तुम किस शांति की बात करते हो? हमने बंदूक की नोक पर महल खड़ा कर लिया है, बच्चे रिश्ते को पंक्तियों में समेटे लिया है विमर्श को। तथागत हम खुश हैं, तुम किस दुख की बात करते हो? यहाँ अपने पक्ष की होड़ में हर एक चेहरा बजा रहा है, प्रेम सधा हुआ फॉर्मूला बन चुका है जो हर पारी में खेला जाता है। तथागत तुम किस प्रेम की बात करते हो? हमने अपने अपने ईश्वर को संभालना सीख लिया है और मनुष्य जीवन खतरे में पड़ गया है। यहाँ सब कुशल है तथागत। तुम किस धरती पर कैसे जीव की बात करते हो? किस सुख के बाद दुख आता है, अंततः किस दुख का निवारण होता है तथागत? तथागत यहाँ पौरुष है, लज्जा है, शुभम है, हंसी है, ठहाका है, सब मंगल है। पर बाघ को हंसता देख हर जीव सहम क्यों जाता है तथागत? आखिर तुम किस मंगल की बात करते हो तथागत? अंधेरा घिर चुका है, चकवे का बिलाप बढ़ता ही जा रहा है, क्रौंच का भी वध हो गया है, मेरा कोई नहीं बचा है। तुम तो आओगे ना तथागत? तुम तो आओगे ना तथागत? बोलो तथागत। अगली छोटी कविता अंधेरा। अंधेरा कितना कुछ कहता है, अंधेरे की पदचाप सुनी है कभी? महीन सी ध्वनि होती है जिसमें मिलन का उत्साह, बिछोह का क्रंदन, एक लंबी चुप्पी और गहरा रास्ता जो दिखाई नहीं सुनाई देता है। अंधेरा कितना कुछ कहता है, पर क्या सब दर्ज हो पाता है? अगली कविता है, शीर्षक है झुकना। रेती पर चलती जिंदगी कुदाल सी होती है, जहाँ अकड़न इतनी कि झुकना कमर तोड़ जितना कठिन, बोलना ऐसे कि गलफड़े की सूजन, नुकीले दांत की चुभन, शरीर के तंतु का एक एक करके छूटना, जैसे खुद का गिरना और उठ ना पाना। झुकना कितना जरूरी होता है कभी कभी। किताबें बिखर रही हैं, झुकना मना है जैसे कोई श्राप। जिसने कभी झुककर पढ़ाई नहीं की, जिसने क का मतलब पति का पहला अक्षर समझा, वो किताबें उठा रही है, तसल्ली से पन्ने पलटती है और लगता है स्त्री दुनिया बदलने वाली है, मुझे अपने नहीं झुकने पर तरस आ रही है। अगली कविता का शीर्षक है जीवन का फलसफा। बरसात हो रही है, तुम भीग रही हो, लो बिखर गए ना पन्ने। एक तस्वीर जो अटक गई है छज्जे पर, धीरे से उतारना, उसके कोने में बची है तुम्हारी स्मित। वो पंक्ति भी जिसमें तुम प्रेम में ही शर्त नहीं रखती, जीवन के फलसफे भी खुद तय करती हो। तुम्हारा स्वाद बचा रह गया है, उसे सहेज लो। सुनो, इस बार भविष्य की ओर पीठ ना करना, तय कर लो सब सामान, अगली बरसात जल्द ही होगी। अगली कविता का शीर्षक है युद्ध के बाद की शांति। पृथ्वी सुबक रही थी, खून के धब्बे पछीटे जा रहे थे, न्याय व्यवस्था की चाल डगमग थी। युद्ध के भी शांति खोजते हुए हम घर से घाट उतार दिए गए थे। वह बसंत जिसमें सपने रंगीन दिखाई दिए थे, बचा था सिर्फ स्याह रंग। खून के धब्बे मिटाए जा चुके थे, पता नहीं क्या था जिसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। चुकाना महंगा पड़ा था, हर किसी की बोली लग रही थी, हम कुछ भी चुका नहीं पा रहे थे।
सपने में रोज एक बच्चा दिखाई देता था जो समुद्र के किनारे औंधे मुंह पड़ा था। एक बच्चा खाने को कुछ मांग रहा था। तमाम बच्चे अपनों से मिलने की मिन्नतें कर रहे थे। उसे युद्ध के बाद की शांति कहा जा रहा था। 2 खरगोश थे, उनकी आंखें फूट गई थीं। एक नौजवान अपनी बच्ची से कह रहा था, मुझे जैसी मत बनना, मजबूत बनना मेरी बच्ची। यह वह वक्त था जब प्रेमियों ने धोखा देना सीख लिया था। खाब पंचायतें बढ़ती जा रही थीं। उस दिन मेरी फोटोग्राफी को पुरस्कार मिला था। मेरी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो चुकी थी। मैंने कहा ये कोई सपना नहीं, मेरे होने की कीमत है जिसे मुझे चुकाना है। अगली छोटी कविता, चिड़िया। चिड़िया के चंच से छूट जाता है तिनका, एक गीत गाती है, उड़ती फिरती है। शाम होते पक्षी जब घर को लौटते हैं, देखती है और उम्मीद रखती है, एक दिन उठा लेगी तिनका, बना लेगी घोंसला। घर संसार से अधिक वो गीत के बारे में सोचती है, बनाती है जीवन प्रेम का संगीत। चिड़ियों के बीच वो चिड़ियों जैसी नहीं रह पाती है। अगली कविता का शीर्षक है धरती का चक्कर। धरती का एक चक्कर लगाकर लौटी हूँ, एक कोने से दूसरे कोने तक बीच के रास्ते छवियां साथ चलती रही हैं। एक कपड़े का घर ओस से भीगा हुआ, बच्चे जन्म और मृत्यु के बीच हैं, जिनकी माँ माइनस तापमान से जूझती मर चुकी है। घास फूस कपड़े के कई घर किसी और के सुपुर्द हो चुके हैं। रात जितनी अंधेरी है उससे ज्यादा अंधेरी दिख रही है। कुछ दूरी पर एक परिवार जिसने अनगिनत रिश्तों को अपमानित किया है। घर का लड़का सुदूर यात्राओं पर है और माँ को अपने सूरज के लिए किसी चांद की तलाश है। थोड़ी दूर खड़ी एक बस में भगदड़ मची है। एक लड़की जो निर्वस्त्र कर दी गई है, सड़क पर पीठ के बल पड़ी बेहोश है। एकाएक सारी दुनिया नंगी हो गई है। धरती का एक चक्कर लगाकर लौटी हूँ। एक लड़की ने प्रेम की दुनिया बसाने की खातिर एक प्रस्ताव रखा है। मोहल्ले में उसका नाम शूर्पणखा पड़ गया है। सोचती हूँ अगर कुछ लौट कर आता है तो पहले उन बच्चों की माँ लौट कर आए, उनके लिए एक घर आए, खाने को रोटी आए, लड़की को उसका प्रेम मिले जिसमें वो एक संसार बसा सके। मुझे थकने के बाद एक अच्छी नींद मिले, कुछ शब्द मिले जिनके भीतर दुनिया सुंदर लगे। एक छोटी कविता है, 1 मिनट का खेल। 1 मिनट का मौन जब भी कहा जाता है, हर कोई गिन रहा होता है समय, और मौन बदल जाता है शोरगुल में। 1 मिनट का मौन गायब हो जाता है सिर्फ 1 मिनट में। अपने शव के पास उमड़ी भीड़ को देख व्यक्ति और मर जाता है। मृत्यु वाकई पहला और अंतिम सत्य है, और माफ करें मुझे मरने में जरा समय लग गया। एक और छोटी अंतिम कविता, राख हो चुकी लड़की। शब्द शून्य हो रहे, आवाज कमजोर है, समाज खो चुका है अपनी भाषा, माहौल में सिसकी है। राख हो चुकी एक लड़की हवा में तैर रही है, एक लड़की जिसने आज ही दुनिया को अलविदा कहा। तुम और तुम जैसी बहुत सी अंत तक बनी रहेंगी अपनी आवाज में, अपनी राख में। जीवन की अदम्यता के साथ अपने समय की विडंबनाओं को दर्ज करती अर्चना ने निश्चय ही आपको प्रभावित किया होगा। आज के काव्य पाठ की अंतिम कड़ी में हम देवी प्रसाद मिश्र को आमंत्रित करेंगे, जो अपने व्यय में और
अपने सृजनात्मक विन्यास में यहाँ उपस्थित कवियों में श्रेष्ठ हैं, और न केवल इनमें श्रेष्ठ हैं बल्कि हिंदी कविता में वो विरल कवि के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। आपका जन्म 1958 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। कथाकार, विचारक, फिल्मकार के तौर पर भी प्रसिद्ध आप एक विरल कवि के रूप में ख्यात हैं। आपका जीवन नाना पड़ावों से गुजरा है। एक असंतोष हमेशा आपके भीतर जब्त रहा, जिसके कारण एमए में इतिहास के छात्र रहे आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद बचपन के दोस्त रहे निशीथ की संस्था नॉलेज लिंक्स के साथ जुड़कर सामुदायिक जीवन पर आधारित कई वृत्त चित्र बनाए। अपनी पत्नी हेम ज्योतिका के साथ मिलकर एक वृत्त चित्र भी बनाया जिसकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हुई। जीविका और अपने मूल्यों को लेकर हमेशा संघर्षरत रहे। देवी प्रसाद मिश्र ने पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लिखे, वृत्त चित्र बनाए और अपनी एक अलग राह बनाकर जीने की कठिन राह चुनी। आपने नजीर अकबराबादी पर आदमीनामा तथा महादेवी वर्मा पर पंथ होने दो अपरिचित शीर्षक से फिल्में बनाई। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान, शरद बिलोरे सम्मान और संस्कृति सम्मान पा चुके देवी प्रसाद मिश्र का पहला कविता संग्रह प्रार्थना के शिल्प में नहीं 1987 में आया था, जबकि दूसरा इसी वर्ष जिधर कुछ नहीं अभी आया है। छपने छपाने, नाम, यश और धन लिप्सा से अनासक्त देवी प्रसाद मिश्र हिंदी कविता की ऐसी विरल उपस्थिति हैं जो कविता को एक मानवीय विमर्श में ले जाते हैं और उसे एक अनिवार्य बौद्धिक हस्तक्षेप की शक्ल में ढालते हैं। इनकी कविता आख्यान धर्मिता के साथ मानवीय अस्मिता के ज्वलंत प्रश्नों की जिरह है जो हमें विचलित ही नहीं करती, हमें अपने पर बार बार सोचने को विवश भी करती है। बहुत हुआ तो मैं 20 साल बाद मर जाऊंगा। मेरी कविताएं कितने साल बाद मरेंगी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वे मेरे मरने से पहले ही मर जाएं और तानाशाहों के नाम इसलिए अमर रहें कि उन्होंने नियंत्रण के कितने ही तरीके ईजाद किए। मैंने भी कुछ उपाय खोजे, मसलन यह कि आदमी तक पहुंचने का टिकट किस खिड़की से लिया जाए। एक भुला दिया गया कवि बहुत याद किए जाते शासक से बेहतर होता है और अमरता की अनंतता एक जीवन से बड़ी नहीं होती। देवी प्रसाद मिश्र। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इन कवियों से कतई श्रेष्ठ नहीं हूँ और मेरी एक अपनी ही पंक्ति है कि मैं हूँ रेख्ता, कोई कवि दूसरे की जगह नहीं लेता। तो हम लोग सब इनसे उम्र में तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन हूँ इनका ही समकालीन और समवयस्क और उसी पंक्ति में हूँ जिसमें हम सब खड़े हुए हैं। तो कुछ कविताएं सुनाता हूँ आपको। मेरा चश्मा इसमें दे दीजिएगा तब तक। मोहम्मद अली। जैसे मोहम्मद अली ने कहा कि वह वियतनाम युद्ध में लड़ने नहीं जाएगा, मैं भी कहता रहा कि मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा का फिदायीन नहीं हूँ मैं। मोहम्मद अली को जेल में डाल दिया गया। मैं भटकता रहा भारतीय अर्थ और समाज के खुले जेल में, ढहते हुए शहरों के काले पानी में। मोहम्मद अली की तरह 12 साल की उम्र में मैंने लड़ना सीख लिया था। मेरी मुक्केबाजी थी। जैसा कि मोहम्मद अली ने एक कवि की तरह कहा कि वह तितली की तरह उड़ता था और मधुमक्खी की तरह डंक मारता था, मैं भी घायल, रुआंसा और कटखना था। सही के कटे फटे
कछारों में या यमुना और गंगा के मैदानों में मैं विकल था कि अपनी अद्वितीयता का भार उठाए नहीं उठता था। आटे की बोरी की तरह अपने होने का आह्लाद कंधे तोड़ लेता था। तो घिरे हुए मोहम्मद अली सा मैं कह पड़ता था कि मैं हूँ महानतम, अपनी गरिमा के सन्नाटे में, जैसे हर कोई कहता है कि मैं हूँ महानतम। कहना भी चाहिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली के कहने की तरह कि मैं हूँ अमेरिका, मैं भी कहता रहा कि मैं हूँ हिंदुस्तान, अपने निर्वासन और बहिष्कार के विषम में। प्रेमाग्नि, जो दो बदन प्यार की आग में जले थे, उन्हें जला दिया गया तो हमने इसे सीख की तरह लिया कि हमको भी जला दिया जाएगा। किसी होटल से निकलते हुए हमें पकड़ लिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि तुम लोग कर क्या रहे थे। बहुत सारे डर के बावजूद हम बताना चाहेंगे कि हम कौन हैं, मतलब कि हम काफ़ी यातना में हैं, मतलब कि कितना दुर्लभ है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति आवेग, भरोसा और विश्वास, जो हमने किसी तरह तो उपलब्ध किया। संशय और स्टिंग ऑपरेशन और रिकॉर्डिंग और पुलिस और आधार कार्ड और पेगासस और सीसीटीवी और बजरंग दल और रोमियो स्क्वाड के इस जासूस सैन्य युग समय में दारोगा अजय पांडे फिर पूछेगा कि तुम कर क्या रहे थे मैडम के साथ। हम बताएंगे कि पांडे जी क्या बताएं कि हम दोनों कमरे में घुसते ही इस बहस में उलझ गए कि देह के लिए, कि देह दंड के लिए है या सुख के लिए। मैं पुरुष कहता रहा सुख के लिए, जबकि मैडम यानी स्त्री कहती रही कि दंड के लिए। बहुत देर तक उसके बाद अबोला रहा। पांडे गरजेगा कि हमको फूको मत समझाओ, दरोगाई में मरा रहे हैं तो ये ना समझो कि मन पढ़े। बीए में समाजशास्त्र था, पढ़े लिखे हो तो दोनों ये नीच काम क्यों कर रहे थे। कौन सा नीच काम हम यह नहीं पूछ सकेंगे। पांडे पेट की बेल्ट ढीली करते हुए कहेगा कि आखिर में क्या हुआ ये क्यों नहीं बता रहे। द्वैत का अद्वैत कब हुआ और कैसे, या कि वल्लभ वाला द्वैताद्वैत। भारतीय दर्शन का उत्तर आधुनिक उपमानवीय अट्ठहास गूंजेगा। पता नहीं हम क्यों यह नहीं बताएंगे कि उस होटल में हम सबसे ज़्यादा एक दूसरे को जी भर देखने के लिए रुके थे। हमें यह पहले से ही क्यों मालूम होगा कि यह बताना अविश्वसनीय होना होगा। हम एक बार फिर करके बताने के लिए, हमें एक बार फिर करके बताने के लिए कहा जाएगा कि क्या किया था रात भर, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया उस रात की यही थी। वे नहीं मानेंगे कि जैसे वे चुप्पियों और तनाव और विलाप और संशय में एक दूसरे को भींचने को कोई बड़ी मानवीय क्रिया न मानते। हम इसको इस तरह से करते हैं कि जिसे अब हम इसको इस तरह से करते हैं जिसे हम उस तरह से करते आए थे। इस तरह से करने का मतलब होगा कि बिल्कुल नए तरह से करना। बिल्कुल नए तरह से करने का मायने हुआ कि बिल्कुल पुराने तरीके से नहीं करना, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल पुराने तरीके को भुला पाना आसान नहीं होगा। अब देखो,
बिल्कुल नए तरीके में बिल्कुल पुराने तरीके के दो शब्द हैं। तो जो बिल्कुल नया है वह बिल्कुल नया नहीं हो पाता। मतलब कि बहुत नई भाषा में मैं, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा वगैरह कहाँ बदलते हैं। बहुत नई भाषा में बहुत पुरानी चीज़ें बनी रहती हैं। इसलिए बहुत नए मनुष्य में बहुत पुराने मनुष्य का बहुत कुछ होगा। मसलन रक्त का बहना और नंगे होकर नहाना। मैं सब कुछ को लुटा देना। मैं घर से निकला तो मैंने सोचा कि मैंने गीज़र तो ऑन नहीं छोड़ दिया है और कहीं गैस तो नहीं खुली है, और अगर नल खुला रह गया होगा तो, और अगर हीटर चला रह गया होगा तो मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कि घर राख मिले या पानी में डूबा हो। ये भी सकता है कि क्रांति हो जाए और जब मैं अटैची के साथ घर पहुंचूं तो पता लगे मेरे घर में एक आदिवासी रह रहा है। मैं दरवाज़ा खटखटाऊं, वह दरवाज़ा खोलकर दहलीज पर खड़ा हो जाए और मैं उसे देखकर विस्मित होता रहूं और मुझ में सब कुछ को लुटा देने का सुख दिखे उसे। टिफिन लेकर बदलाव के लिए निकलना। वे पिछले कुछ दिनों से तानाशाह को हटाने के कारोबार में लगे थे। वे सुबह ही निकल जाते थे। यह स्वतंत्रता के लिए घर से निकलना था। कुछ लोग टिफिन लेकर जाते थे। पूरे दिन लड़ना है तो दोपहर का खाना लेकर निकलना चाहिए, लेकिन वो शाम को न लौटने के लिए जाना था। यह तीसरे दिन भी न लौटने के लिए जाना था। यह बदलाव के लिए, मारे जाने के लिए जाना था, शहर के चौक की तरफ दोपहर का खाना लेकर। मैं 2-3 छंद वाली कविताएं सुना रहा हूँ इसलिए कि मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि हम लोगों को आता है छंद, लेकिन गद्य ज़रूरी प्रविधि है कहने की। तो हमारा हम हुआ हम पर कि हम पर हार करते हो, कि कैसे कह सको ये रास्ता हम वार करते हो, कि है तकलीफ तो तकलीफ का दरमा भी ढूंढेंगे, कि कैसे हो सको कि कैसे हो कि सब कुछ ठीक करते तार करते हो, कि अपना भी तरीक़ा था कि अपना भी तरीक़ा हो, कि तुमसे गुफ्तगू जो हो तो तुम तो वार करते हो, कि उनने जो कहा हाँ हाँ तो तुमने भी कहा हाँ, कि सच सच ये बताओ सच से कितना प्यार करते हो, कि हम अजमेर जाते हैं, कि हम शमशेर गाते हैं, कि कैसे हो सको आशिक, कि क्या दीदार करते हो, कि कैसा बेठिकाना है ये किसका सा ज़माना है, कि डूबा जा रहा ये मैं जो दरिया पार करती हूँ, कि हंसने की वजह जो हो तो रोने का समा भी हो, कि कहते मार्क्स हो तो ज़र को फिर क्यों यार करते हो, कि ताकत का जो खेला है कि तू कितना अकेला है, कि मर्दों की मुहिम में हम नफस को नार करते हो, कि अपना सा कहा कहते थे, अपना सा सहा जो था, कि 12 बज गया तो नींद को गुफ्तार करते हो, हमारा हम हुआ पर क्यों पर हार करते हो। जो नहीं मिल सकी दुनिया बाकी, तू अभी बाकी है मैं भी बाकी। मैंने तुझसे जो बहस छेड़ी थी उसका उन्वा वो मजमुआ बाकी, तंत्र में जन नहीं जने भी नहीं, जने थे जितने सब जने बाकी। है तो आईन से हुकूमत ये
नागरिक हैं सभी होना बाकी, ये तो जुल्मत का फलसफा भर है, उसकी तामीर हो इंतहा बाकी। ये मुगालता कि पांव बढ़ते हैं, पहुंचना क्या कि रवानगी बाकी, इस खुदाई को बदल देंगे यकीन, तिलिस्म कितना अब खुदा बाकी। और मेरे ख्याल से मैं आखिरी सुना रहा हूँ। तू मेरा साथ दे या साथ ना दे 4 बजे, मैं किसी फिक्र में फनकार हुआ 4 बजे। तू मेरा साथ दे या साथ ना दे 4 बजे, मैं किसी फिक्र में फनकार हुआ 4 बजे। मैं कहूँ और भी कहता जाऊँ, आखिरी दोस्त से तकरार हुई 4 बजे। मैं जो होता हुआ आया तो खुदा खो आया, मैं जो बहका हुआ खुददार हुआ 4 बजे। मेरा अफसोस मेरे काम बहुत आने लगा, मैं जहाँ भी था वहाँ क्यों नहीं था 4 बजे। आखिरी है, मीर को दोस्त किया जो मैं अकेला न हुआ, मैंने इनाम को इनकार किया 4 बजे। चलिए, आपने ये नहीं कहा कि आंखें। मैं जहां भी था वहां क्यों नहीं था 4 बजे। अभी आपने श्री देवी प्रसाद मिश्र को सुना। हमारे कार्यक्रम में ये अंतिम कवि थे। इन कविताओं पर इस मंच से कोई और टिप्पणी करना फिजूल है। आप सबने आज की शाम को महसूस किया होगा, देखा होगा कि हिंदी कविता किन किन रंगों के साथ आपके सामने है। अपने समय और समाज के जज्बे को, संघर्ष को, उसके भीतर उठ रहे नाना विमर्शों को किस तरह से स्वर दे रही है, किस किस तरह से जिरह में शामिल है। और उसने एक खुली अदालत खड़ी कर रखी है जहां नाना तरह की बहसें हो रही हैं। और वह सब आवाज़ें उसमें शामिल हैं जो आवाज़ें अलग अलग चीखों में बदल गई हैं। देवी प्रसाद मिश्र, विहाग वैभव, अर्चना लार्क, अदनान कफील दरवेश, आप चारों कवियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बुलावे पर आए। इस मौके पर हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के प्रति भी विनीत हैं, जिनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और सबसे अधिक हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपके प्रति आभारी हैं कि इस मौसम में आपकी भागीदारी ने इस आयोजन को संभव किया और एक खुशनुमा वातावरण में बदल दिया। आप जैसे श्रोता सहृदय उपस्थित हों तो रचनाकारों को भी अच्छा लगता है, आयोजकों को भी अच्छा लगता है। तो आपके प्रति हृदय से धन्यवाद। आपको एक सूचना ये भी हमें देनी है कि आगामी 9 अगस्त को स्त्री दर्पण पत्रिका का लोकार्पण इसी जगह होगा। 9 अगस्त को 6:30 बजे शाम को। उसमें अगर आपकी शिरकत होगी, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने घरों को कुशलता के साथ लौट जाएंगे। धन्यवाद।